लड़की ने डर के मारे ऊपर कुछ महसूस किया। उसने धीरे से सिर उठाया तो देखा कि ऊपर से एक अजीब सा हाथ निकल रहा है, लेकिन बहन बाई ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। तभी वो अजीब सा प्राणी ऊपर से कूदकर नीचे आया और सीधे कीलुंग नाम के सेफ हाउस की तरफ दौड़ा। फिर अचानक रुक गया। अब मीना को साफ दिखा, वो राक्षस कम से कम 2 मीटर ऊंचा था। बहन बाई ने मीना को छोड़ दिया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो राक्षस जोर से दहाड़ रहा है, जैसे किसी को बुला रहा हो। अगले ही पल वैसे ही कई और राक्षस भागते हुए वहां आ गए। पल भर में सब सेफ हाउस के सामने खड़े हो गए। ये नजारा डराने वाला था। मीना को अब समझ आया कि वो लोग इन राक्षसों का ही सामना कर रहे थे। उधर सेफ हाउस के अंदर श्याओबाई ने बाहर का शोर सुना। उन झांकने वालों की दहाड़ सुनकर उसने तुरंत उन्हें भरोसा दिलाया कि बाकी दोनों यहाँ नहीं हैं। सुनते ही वो झांकने वाले चले गए, लेकिन बहन बाई ने मीना को बताया कि वे उन्हें ढूंढ रहे हैं और उन्होंने तय किया है कि फिर से कीलुंग लौटने की कोशिश करेंगे। बहन बाई ने श्याओबाई से कहा कि उसके पास अब समय बहुत कम है। मीना ने भी माना कि अगर वो वापस नहीं लौटे तो श्याओबाई का भी बुरा हाल होगा। इतने में जिलोंग का गेट खुला। बहन बाई अंदर गई और श्याओबाई से नाराज होकर बोली कि उसे बाहर मरने के लिए छोड़ना बहुत गलत था। तभी बाहर फिर से जमीन हिलने लगी। झांकने वाले वापस आ गए थे। बहन बाई ने सबको एक तरफा शीशे के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन क्या पुराना तरीका अब भी काम करेगा? अचानक बहन बाई ने एक राज खोला। उसने कहा कि वो बाहर इतिहास पढ़ाती थी, लेकिन उनके जैसे नहीं। वो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, क्योंकि उसने इस जंगल के बारे में सुना था। वो जानती थी यहाँ क्या है। ये झांकने वाले एक प्राचीन जाति के हैं, जिन्हें एल्व्स, एंटरटेनर्स और फेरी भी कहा जाता है। वे इनका अध्ययन कर रहे थे और खुद भी इनके जैसे बनना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें कभी जाने नहीं देंगे। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। सब घबरा गए। उन्होंने जल्दी से एक टेबल लगाकर दरवाजा रोक दिया, लेकिन बहन बाई ने कहा इसे रोकना नामुमकिन है। तभी टेबल हटाते समय कालीन का एक कोना उठा और उसके नीचे एक फ्लैप दिखा। उधर दरवाजे पर दस्तक और तेज हो रही थी। फ्लैप उठाकर देखा तो नीचे एक सुरक्षा दरवाजा था। उन्होंने तुरंत उसे खोला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिली। सब जल्दी जल्दी नीचे उतर गए और जैसे ही आखिरी व्यक्ति गया, ऊपर का दरवाजा टूट गया। नीचे पहुंचकर रोशनी जलाई तो एक मजबूत किला जैसा कमरा दिखा, जहां हर तरफ रिसर्च का सामान बिखरा था। श्याओबाई को वहां बहुत सा डिब्बाबंद खाना मिला, सालों तक खाने लायक। मीना ने एक कंप्यूटर चालू किया, लेकिन इंटरनेट नहीं था। उसमें सैकड़ों दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। एक वीडियो में प्रोफेसर मार्टिन नाम का आदमी दिखा। उन्होंने बताया कि सितंबर 2009 में उन्होंने जंगल के एल्व्स पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने एल्व्स के इलाके के बीच में एक किला बनाया, जिसे उन्होंने वंडरलैंड नाम दिया। शुरू में एल्व्स बाहर से शीशे के पास आते थे, अंदर नहीं। प्रोफेसर को लगा वे उनसे प्रभावित हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने प्रोफेसर की नकल करना शुरू किया, पर गलत तरह से। कभी 3 आंखें, कभी 8 उंगलियां। एक दिन एक एल्फ छोटी लड़की के रूप में आया। प्रोफेसर को वो अलग लगी। उन्होंने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन वो लड़की गुस्से में अपने असली रूप में लौट आई। 300वें दिन प्रोफेसर बहुत थके और हताश थे। उनका रिसर्च रुक गया था। उन्होंने कहा कि उनका पसंदीदा राक्षस ऊपर उनका इंतजार कर रहा है और वो अब उसे शूट करेंगे, फिर खुद को। उन्होंने वीडियो देखने वालों से कहा कि पॉइंट 134 के पास एक नाव है, जंगल से बाहर निकलने का सबसे तेज रास्ता, और उनसे विनती की कि उनके दफ्तर जाकर सारे डेटा को नष्ट कर दें। वीडियो खत्म हुआ। 2 गोलियों की आवाज आई। नाव का पता मिलते ही हेईमेई और श्याओबाई खुश हो गए। उन्हें बस बाहर निकलना था। अगले दिन सब बेसमेंट से निकले। बाहर देखा तो कीलुंग का शीशा टूटा था और हर तरफ खरोंचें थीं। बिना देर किए वे कूनर्डिनेट 134 की तरफ बढ़े। रास्ते में एक अजीब पत्थर मिला, जिस पर चित्र बने थे। बहन बाई ने बताया कि कभी एल्व्स और इंसान साथ रहते थे, लेकिन उनकी शक्ति से इंसान डर गए और युद्ध हुआ। एल्व्स हार गए और धरती के नीचे कैद कर दिए गए। बारिश शुरू हो गई। बहन बाई ने कहा कि सब पास पास रहें। तभी काले बत्तखों का झुंड उड़ा और पीछे से राक्षस आ गए। उन्होंने कहा पीछे मत देखो। आगे पेड़ कम होते गए और वे नदी पर पहुंचे। नाव दिख गई।